नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह आज हम लोग कुछ हमारे प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमारे यूपीएससी संबंधित यूपीपीएससी संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आइए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहल समुद्री प्रदूषण से संबंधित है? दोस्तों, मारपोल कन्वेंशन, लंदन कन्वेंशन, ग्रीन पीस कन्वेंशन। तो इसमें दोस्तों जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपको सही उत्तर चुनिए। तो उसमें दोस्तों हम लोग बात करें समुद्री प्रदूषण। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो है तीनों सही हैं, तो ऑप्शन इसका डी इज़ करेक्ट। दोस्तों, अब हम लोग इसका थोड़ा विस्तार अध्ययन देखते हैं। दोस्तों, इसका विश्लेषण की बात करें यहाँ पर, तो भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर की सरकार के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण मैराइन पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस वर्कशॉप का फोकस समुद्री प्लास्टिक के मलबों पर रहा है। मैराइन पॉल्यूशन को ओशियन पॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, समुद्र में जो तेल हमारी ऑयल स्प्लिटिंग होती है और प्लास्टिक, औद्योगिक, कृषि अपशिष्ट, केमिकल पार्टिकल्स के समुद्र से फैलने की वजह से मैराइन पॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग दोस्तों तेल फैलता है सबसे ज़्यादा, उससे पॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं ऑयल स्प्लिटिंग। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो मैराइन पॉल्यूशन से जुड़ी यह पहल है। तो दोस्तों, हमने उसका देखे हैं मार्पोल कन्वेंशन क्या है। समुद्री जहाज़ों के परिचालन दुर्घटना की वजह से होने वाले समुद्री प्रदूषण को इसमें शामिल किया गया है। यह कन्वेंशन तेल, हानिकारक तरल पदार्थों, पैकेज्ड रूप में हानिकारक पदार्थों, जहाज़ों से निकलने वाले सीवेज, कचरे आदि के कारण समुद्री प्रदूषण के रूप में सूचीबद्ध करता है। दोस्तों, अगला हम लोग बात करें तो ये कन्वेंशन कौन सा है? लंदन कन्वेंशन का हुआ 1972। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों को नियंत्रित करने और अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डंपिंग के नियमन के माध्यम से समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना है। दोस्तों, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ग्रीन पीस, यह एक एनवायरमेंटल एनजीओ है। दोस्तों, दुनिया भर में महासागरों, समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए समर्पित है। ग्रीन पीस सम्मेलन इसके प्रयासों से शामिल हैं मछली पकड़ने के लिए घातक तरीकों पर रोक लगाना, कंपनी द्वारा अपनी मछली पकड़ने की नीतियों को बदला जाना, व्हेल अभ्यारण्यों का निर्माण इत्यादि। दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ। दोस्तों, संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आईपीओ शेयर बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। आईपीओ के तहत प्रतिभूतियां सीधे जनता को जारी की जाती हैं। दोस्तों, इसमें से उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? दोस्तों, आपको सही नहीं है वो छांटना है। दोस्तों, यहाँ पर आईपीओ की बात करें तो शेयर बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना ये गलत है। और आईपीओ की उचित प्रतिभूतियों को सीधे जनता को जारी करी थी, ये भी नहीं जारी की जाती। तो दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सी, यानी दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है, तो यानी सही नहीं है। दोस्तों, थोड़ा इसका हम लोग चर्चा करते हैं विश्लेषण के बारे में। तो दोस्तों, आईपीओ इसका मतलब होता है दोस्तों इसी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। प्राथमिक बाजार में पहली बार नई प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है। इसे न्यू इश्यू मार्केट के रूप में भी जाना जाता है। यह सेकेंडरी मार्केट से अलग होता है। सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। इसे बाजार, स्टॉक बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। दोस्तों, यह तब होता है जब एक अनलिस्टेड कंपनी या तो प्रतिभूतियों को नए रूप में जारी करती है या फिर अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव दोनों को पहली बार जनता के लिए पेश करती है। दोस्तों, आगे देखें हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों इसे आमतौर पर नए और मध्यम आकार के फर्मों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अपने व्यवसाय को विकसित करने और विस्तार के लिए धन की तलाश में है। इस पद्धति के तहत प्रतिभूतियों को सीधे जनता को जारी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बल्कि हाउस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स जैसे जो बिचौलिए होते हैं उनको जारी किया जाता है। दोस्तों, तो ऑप्शन 2 भी गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया हमारा सही। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर समान उद्देश्यों और कानूनी मानकों वाली अवधारणाएं हैं। कथन नंबर 2, संविधान की 7वीं सूची की सूची सेकंड के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। कथन नंबर 2, दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें जो है ढूंढना है। दोस्तों, तो क्या हमारा कथन था? लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के और पब्लिक ऑर्डर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें, हमारा ऑप्शन केवल बी सही है, यानी केवल कथन नंबर 2 ही सही है, संविधान की 7वीं अनुसूची। देखते हैं दोस्तों इसका विश्लेषण क्या है। दोस्तों, यहाँ विश्लेषण की बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कर्नाटक उच्च न्यायालय में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने वाली छात्राओं पर राज्य सरकार के प्रतिबंध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हाल ही में एक सुनवाई में न्यायाधीशों ने इस तर्क को सुना कि क्या राज्य
सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले प्रतिबंध को उचित ठहरा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था उन 3 आधारों में से एक है जिनके आधार पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए आधारों में से एक है। दोस्तों हम लोग जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के भाग 3 में है, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन वो सेकंड उसका ऑप्शन था, कोर्ट ने माना कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर जैसी अवधारणाओं के अलग अलग उद्देश्य और कानूनी मानक हैं, अतः कथन 1 गलत है और दूसरा वाला हमारा सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सेकंड के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है, अतः कथन 2 ही केवल सत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 4 है, चौथा प्रश्न। इसमें यहाँ पर स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज मंत्रालय MOPR इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान का प्रदान करना है। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें, कह रहा है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्वामित्व की बात करें तो यहाँ पर ये हमारे कथन जो है दोस्तों दोनों कथन सही हैं, तो आपको ध्यान देना है। दोस्तों हम इसकी देखो विस्तार चर्चा करते हैं हम लोग, इसका विश्लेषण क्या है। भारत अपने दोस्तों लगभग 6 लाख से अधिक गाँवों के डिजिटल मानचित्र तैयार करने की योजना बना रहा है। साथ ही 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय 3D मानचित्र तैयार किए जाएंगे। दोस्तों स्वामित्व से आशय है गाँव का सर्वेक्षण और गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, तो यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विलेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, अतः कथन 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है कि दोनों कथन हमारे सही थे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 5, तो डार्क नेट। दोस्तों डार्क नेट की बात करें यहाँ पर, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डार्क नेट डीप वेब का हिस्सा है। डार्क वेब पर मौजूद किसी भी सामग्री को इंटरनेट सर्च में नहीं लाया जाता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे बात करें तो ये कथन क्या है हमारे, ये इसका ऑप्शन सी है, तो दोनों कथन सही हैं। इसका दोस्तों विस्तृत अध्ययन करते हैं। विश्लेषण, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB डार्कनेट पर होने वाली ड्रग्स डील को रोकने के लिए उपाय की तलाश करने वाली संस्था है NCB। इंटरनेट पर 3 परतें होती हैं दोस्तों। पहली परत होती है हमारी जैसे सार्वजनिक होती है, इसमें फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन और लिंक्ड जैसी साइट्स शामिल हैं। यह परत पूरे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा ही कवर करती है। दोस्तों दूसरी परत जो है डीप वेब है। यह डार्क नेट एक नेटवर्क है जहां डेटा को इनसेसिबल डेटाबेसेस में संग्रहित किया जाता है। दोस्तों तो हम लोग जो है आगे देखें इसका विश्लेषण। इसका उपयोग लोगों को एक विशिष्ट समूह तक पहुंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। डेटा आमतौर पर संवेदनशील और निजी होता है, जिसमें सरकारी निजी डेटा, बैंकों को क्लाउड डेटा के इत्यादि शामिल है। दोस्तों इसकी तीसरी परत है डार्क नेट। इसे डीप वेब के एक भाग के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर निर्मित एक नेटवर्क है जो एन्क्रिप्टेड होता है। इसे केवल TOR 1 2P यानी फर्स्ट 2P जैसे भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। डार्क वेब मौजूद किसी भी सामग्री को इंटरनेट सर्च में नहीं लाया जाता है। दोस्तों अतः कथन 1 और दोनों सही है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें G20 के संबंध में, विचार कीजिए। G20 सदस्य वैश्विक GDP के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया, भारत ट्रोइका देश हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें G20 के संबंध में, यहाँ पर जो है केवल कथन 2 ही सही है। क्यों? हम लोग देखते हैं कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है 30 नवंबर से और 1 दिसंबर से 30 नवंबर। इसका समापन 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ हुआ है। G20 की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्यों के बीच रोटेट होती है। हर साल जब एक देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो देश पिछले साल के अध्यक्ष देश अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ट्रोइका के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यानी ये रोटेट होने वाली संस्था है। एक एक करके जो है आगे इसके सदस्य आते रहते हैं। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो हमारे G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान देना कि यहाँ पर जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका समापन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। दोस्तों हम लोग थोड़ा और इसका बचा हुआ विश्लेषण, G20 सदस्य वैश्विक GDP के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। भाई 80% अगर कोई भी देश अपना GDP का अगर उसमें लगा देगा तो क्या देश अपने देश को चला पाएगा? नहीं। G20 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा शामिल है।
दुनिया की 60% आबादी यहाँ निवास करती है। तो ये क्या था, हमारा ऑप्शन केवल बी सही था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये आजकल बहुत चर्चा में है, इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। पहला ओआईसी चार्टर 1972 में अपनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है ओआईसी पर हम लोग चर्चा करनी है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें इस्लामिक संगठन के बारे में, तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। देखते हैं दोस्तों इसका विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण क्या है इसका। भारत ने देश में मुसलमानों के कथित उत्पीड़न के इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की आलोचना को खारिज कर दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन जो ओआईसी है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 4 महाद्वीप में कुल 57 राष्ट्र बतौर सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस संगठन को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज़ माना जाता है। इस संगठन की 12वीं रजब 1389 हिजरा यानी 25 सितंबर 1969 को मोरक्को के रबात में, रबात जो है मोरक्को दोस्तों कैपिटल है, ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के तहत की गई है। दोस्तों पहला ओआईसी चार्टर 1972 में आयोजित तीसरे ICFM यानी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स सत्र में अपनाया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इसके दोनों कथन सही थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन केवल EWS LIG के आवास की कमी से जुड़ा है। ये दोस्तों यहाँ पर EWS का कोई संबंध नहीं है, तो कथन 1 हमारा सही हो गया। प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC इस मिशन के तहत उप योजना है। दोस्तों हमारे यहाँ पर 1 और 3rd क्वेश्चन सही है, यानी हमारा कथन नंबर दोस्तों ये B सही है। दोस्तों इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही 5 राज्यों में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार का फ्लैगशिप मिशन है। इसे आवास और शहरी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। यह दोस्तों कथन सही नहीं है, इसलिए जो है मिशन EWS LIG और MIG जो है श्रेणियों के बीच शहरी आवास कमी से संबंधित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है अगला जो है हमारा विश्लेषण, इसमें झुग्गीवासियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया जाना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किफ़ायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री का आवास योजना है, एक उप योजना है, अतः कथन 3 सही है। इसे औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ गैर औपचारिक शहरी क्षेत्र में शहरी प्रवासियों और गरीबों को रहने की सहूलियत होगी। दोस्तों हमारा ये प्रश्न था। इसका अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी के द्वारा किया जा रहा है। यह निम्नलिखित कथनों में विषय पर आधारित है। दोस्तों पहला कथन है टूवर्ड्स विश्व सतत सम्मेलन टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। यही हमारा दोस्तों आंसर सही है। आवर प्लानेट एंड द पैंडमिक वेज टू इंश्योर ग्रीन एनर्जी, ये गलत है। रीबिल्ड एंड द क्लीनर प्लानेट इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल्स एंड कार्बन स्टॉक्स, ये भी दोस्तों गलत है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स अर्थ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इज़ अ मस्ट, दोस्तों ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही केवल इसका सही है। दोस्तों इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है दोस्तों टेरी जो हमारी है ऊर्जा और संसाधन संस्थान आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में इसका उद्घाटन भाषण दिया। यह शिखर सम्मेलन टेरी के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रमों में से एक है। इस वर्ष इसकी थीम टूवर्ड्स आ रिलिजेंट प्लैनेट इंश्योरिंग आ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर रखी गई है, इसीलिए विकल्प यही सही है। इसमें जलवायु परिवर्तन, सतत ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी ट्रांजिशन, संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें, अगला प्रश्न हमारा है गुरु रविदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला कथन है वे मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। आदि ग्रंथ में उनकी 40 कविताएं शामिल की गई हैं जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों C निकल कर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग विश्लेषण की बात करें कि 16 फरवरी को पूरे देश में गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों मनाई गई है वर्ष गुरु रविदास की 645वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के अंतिम दिन में हुआ था। यही वजह है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनकी जयंती माघ पूर्णिमा पर मनाई जाती है। उनका जन्म 1377 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक रहस्यवादी कवि, संत, दार्शनिक, समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु भी थे। दोस्तों इसलिए कथन 2 सही है, यानी दोनों जो है कथन यहाँ पर सही हैं। दोस्तों यहाँ पे वह मीराबाई के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, इसलिए इससे कथन 1 भी सही है। दोस्तों यह दोनों कथन सही हैं।
दोस्तों आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला के साथ अगले हफ्ता में। थैंक यू, धन्यवाद।